हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। तो हम लोगों ने धातु एवं अधातु जो आपका रसायन विज्ञान का ये आपका तीसरा चैप्टर है बच्चों, इसका हम लोगों ने पार्ट 4 तक अध्ययन कर लिया था। थ्योरी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे हम लोग। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने बात किया था धातु के भौतिक गुणों को, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण। उसके बाद फिर हम लोगों ने मुख्य रूप से वैद्युत संयोजक और फिर सह संयोजक यौगिक के बारे में बात किया था। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, है ना, एकल बंधन, द्विबंधन, ये सब सारे चीज हम लोगों ने अच्छी तरह से चर्चा कर लिया था। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है पिछला पार्ट सबको नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सबसे पहले उन पार्ट्स को देख लीजिएगा, ताकि जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिससे में हम लोग इस चैप्टर का बच्चों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे खनिजों के बारे में, अयस्क के बारे में, फिर उसके बाद इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। खनिज और अयस्क जो है ये किस अवस्था में पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, इसके परिष्करण और इसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग खनिज किसको कहते हैं, यानी कि मिनरल्स किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है बच्चों, इसके अंदर तो पृथ्वी मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं बच्चों भूपरपट्टी, इसके बीच वाले परत को बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं क्रोड यानी कि कोर। तो मुख्य रूप से ये आपका सबसे बाहरी जो परत है भूपरपट्टी, इसी के अंदर जो पाया जाता है बच्चों, इसी को हम लोग बोलेंगे खनिज। यानी कि जो भी चीज इसके अंदर पाई जाएगी तो उसी को हम लोग मुख्य रूप से बोलेंगे मिनरल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क बोलेंगे वह खनिज जिससे धातु प्राप्त की जाती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जिसमें क्या हो, धातु उपस्थित हो, उस खनिज को अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। बहुत कोई क्या कर देता है कि अयस्क और खनिज जो है एक जैसा समझने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है कि जितने भी आपका खनिज है बच्चों, वो सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन जितने अयस्क होते हैं वो सारे खनिज होते हैं। ठीक है, और खनिजों में जो है पर्याप्त मात्रा में धातु की मात्रा नहीं हो सकती है, लेकिन अयस्क जो है जितने भी अयस्क होंगे उसमें पर्याप्त मात्रा में आपकी क्या होगी, धातु की उपस्थिति होगी। एक बार आपका 2016 और एक बार आपका 2020 में ये प्रश्न आया था बच्चों कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग आई थिंक अच्छे से लिख लेंगे, खनिजों के बारे में लिख लेंगे। ये क्या हो, पृथ्वी की अंदर यानी कि पाई जाती है, और इसमें जो है मुख्य रूप से धातु की क्या हो, पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं रहती है, लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं इसमें क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में धातु मौजूद रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, जहाँ तक खनिज की बात किया है तो दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख लेंगे अंतर में कि जितने भी खनिज हैं वह अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अयस्क है सारे अयस्क जो है खनिज होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे तो आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं बच्चों बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, आप लोग को सीधा सीधा आता है सूत्र के रूप में। तो Al2O3 2H2O, इस प्रकार से याद रखेंगे, Al2O3 2H2O, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या है देखिए डाइहाइड्रेट, यानी कि जल का कितना मात्रा है बच्चों, 2 यहाँ पर है तो बोलेंगे डाइहाइड्रेट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए अब ये अयस्क है बॉक्साइट एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का प्रयोग कितने सारे चीज़ों में किया जाता है, उससे जो है बड़े बड़े मशीनों के निर्माण में, हवाई जहाज के निर्माण में, जितने भी हम लोग किचन रूम में बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं बच्चों, जितने भी बर्तन होते हैं वो आपका एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है, एल्युमिनियम से। तो अब सोचिए ये बॉक्साइट क्या हो गया, अयस्क हो गया, जो क्या है काफी लाभदायक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे अयस्क। दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट जो है आपका आयरन का यानी कि लोहा का अयस्क है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन जो है लोहा का अयस्क है। ऑप्शन में दे देगा आपको, बॉक्साइट दे देगा, मैग्नेटाइट दे देगा, जिंक ब्लेंड दे देगा, या फिर आपका क्यूपराइट, इसमें से दे देगा। आपको मुख्य रूप से याद रखना है लोहा का जो होता है मैग्नेटाइट या फिर 3O4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अयस्क पृथ्वी की सतह पर 2 अवस्था में पाई जाती है। यानी कि मुख्य रूप से जितने भी अयस्क होंगे बच्चों वो 2 अवस्था में पाए जाएंगे, चाहे तो वो आपका फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था यानी कि आपका मुक्त अवस्था में होगा, या फिर आपका यौगिक रूप में यानी कि कंपाउंड के रूप में, यानी कि दूसरे के साथ आपका क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। मान लीजिए आपका Fe2O3 देखिए अभी जस्ट, तो देखिए आयरन जो है मुख्य रूप से अलग नहीं है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, Fe2O3 या Fe3O4। मैग्नेटाइट जो है ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन के साथ क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, तो ये आपका हो गया यौगिक फॉर्म में। अगर आपका मुक्त अवस्था में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ किस अवस्था में होना चाहिए, आयरन Fe के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं मुक्त अवस्था में। इस अवस्था में क्या होगा, सक्रिय धातु यानी कि कम सक्रिय धातु, यानी कि जो आपका बहुत ही कम क्रियाशील होती है वह धातु के अयस्क हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि के अयस्क हमेशा क्या होता है बच्चों, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका एक बार ऑब्जेक्टिव आया था बच्चों कि इसमें से जो है निम्न में से कौन सा जो धातु है आपका मुक्त अवस्था या आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वहां पर ऑप्शन आपका दिया था सोना,
और उसके बाद जो है 3 अलग बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातुओं के नाम दे दिया था। तो स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम क्या होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये आपका मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला अयस्क है। बाकी दूसरा बात करते हैं यौगिक रूप में यानी कि कंपाउंड के रूप में। तो कंपाउंड स्टेट में वह अयस्क यौगिक के रूप में पाए जाते हैं जिसके तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, क्रियाशील होते हैं, वो पाया जाता है आपका यौगिक के रूप में। जैसे Al2O3, अभी जस्ट देखिए हम लोगों ने Al2O3.2H2O, यानी कि ये बॉक्साइड जो था मुख्य रूप से देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जल के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना। उसी प्रकार से अभी जस्ट हम लोगों ने आयरन को देखा Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड के रूप में है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया हुआ है। उसी प्रकार से आपका सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड, इससे अगर हमको जो है सोडियम धातु की प्राप्ति हो जाएगी तो ये भी तो अयस्क कहलाएगा ना। तो देखिए NaCl किस फॉर्म में है, आपका कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोग को ध्यान रखना है कि वे सारे तत्व जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो हमेशा यौगिक के रूप में उसके अयस्क मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक इत्यादि अयस्क हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आपका यौगिक फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग अयस्क के प्रकार के बारे में, ठीक है। आइए अयस्क के प्रकार को देखते हैं। तो मुख्य रूप से सबसे पहला है आपका ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड मीन्स बच्चों ऑक्साइड, ऑक्सीजन, यानी कि वैसा अयस्क रहेगा जिसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन 100% रहेगा। जैसे भाई अभी हम लोगों ने मैग्नेटाइट को देखा था Fe3O4। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट जो देखिए Fe3O4, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं, तो 100% है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्साइड अयस्क। जैसे हम लोग अगर देखेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड, तो देखिए इसमें ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड अयस्क हो जाएंगे, यानी कि वैसे धातु जो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मुक्त यानी कि यौगिक फॉर्म में रहेगा। जैसे आपका कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, आयरन आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, आपका सल्फाइड होगा। जैसे आपका ZnS, जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं, ZnS, देखिए इसमें सल्फर है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होगा, सल्फर आपका मौजूद रहेगा। जैसे आपका कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लेड, आयरन आदि सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा है आपका कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क बच्चों सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CO3, ठीक है। जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3, तो यहाँ पर कैल्शियम धातु जो है किस अवस्था में है, कार्बोनेट के साथ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपका कार्बोनेट अयस्क। जैसे आपका अगर मैं बात कर लूँ CuCO3 कॉपर, यानी कि CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इस प्रकार से अगर अलग अलग रहेगा बच्चों, मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, अलग अलग प्रकार से रह सकता है, तो यहाँ पर उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क। जैसे आपका सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन आदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। आगे है आपका हेलाइड अयस्क। हेलाइड, अभी जल्दी बताइए आप लोग हेलाइड किसको बोलते हैं बच्चों, इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। हेलाइड यानी कि मुख्य रूप से जो आपका चार जो है आपका एलिमेंट्स है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आइडो एटोमो, यानी कि मुख्य रूप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इनको बुलाया था बच्चों आपका हेलाइड अयस्क, ठीक है। ये हेलाइड, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे आपका कैल्शियम के साथ भी रह सकता है, जैसे आपका सिल्वर के साथ भी रह सकता है, जैसे आपका सोडियम के साथ भी सोडियम क्लोराइड है ना, इस प्रकार से ये मिलते हैं। अगला है आपका फॉस्फेट अयस्क, यानी कि आपका PO4 रहेगा, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट है ना। इस प्रकार से कैल्शियम फॉस्फेट जो मुख्य रूप से हमारे जो क्या है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO, यानी कि CaPO4, यानी कि कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है वो हमारे दांत का जो इनामेल होता है वो बना रहता है, ठीक है, दांत वाला। धातु कर्म, अब हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी यानी कि आपका धातु कर्म के बारे में। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण और उसके संशोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाता है। यानी कि हमने पृथ्वी के अंदर से भू प्रॉपर्टी से जो भी अयस्क प्राप्त किया, अब उस वो अयस्क जो है बच्चों, मान लीजिए हमने प्राप्त किया मैग्नेटाइट, यानी कि लोहा का एक अयस्क Fe2O3 यानी Fe3O4 मैग्नेटाइट। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसके साथ क्या है, अलग अलग धूलकण भी मिला हुआ होगा, क्योंकि कोई भी खनिज अयस्क है, अब जैसे लोहा है आपका क्रियाशील है, तो दूसरे पदार्थों के साथ एक क्रिया किया हुआ है, संयुक्त रूप में मौजूद है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग यानी कि गंदे चीज़ों को, जो आपका जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जैसे ऑक्सीजन को उससे हटा देंगे, उससे जो अवांछनीय पदार्थ को अलग कर देंगे और शुद्ध लोहा प्राप्त कर लेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे धातु कर्म, ठीक है। तो ये समझ में आप लोग को आ गया। आगे बात करते हैं धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले पद निम्नलिखित है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ पद हैं। सबसे पहला है आपको याद रखना गैंग, ये भी पूछा हुआ है बच्चों की गैंग से आप क्या समझते हैं, आया हुआ है, ठीक है। तो गैंग किसको बोलेंगे, पृथ्वी से प्राप्त किए गए अयस्क में मिट्टी के कण, बालू के कण, पत्थर के कण इत्यादि मिला रहता है, जिसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यानी कि जब भी हमें कोई भी अयस्क प्राप्त होता है बच्चों, तो उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के वहां पर कण मौजूद रहते हैं। मान लीजिए ये आपका लोहा था, तो इस लोहा के साथ मिट्टी के कण भी मिला हुआ था, बालू के कण भी मिला हुआ था, पत्थर के कुछ कण मिले हुए थे, तो इस प्रकार से ये आपका मौजूद था। तो उन सारे अवांछनीय पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अयस्क का सांद्रण यानी कि कॉन्सेंट्रेशन।
अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया अयस्क कहलाती है। अब देखिए बहुत ही गजब का है बच्चों, ये आपका लोहा का छड़ है, मान लीजिए हमको एक मान लीजिए अयस्क प्राप्त हो गया। अब इस लोहा के साथ मान लीजिए बालू के कण मौजूद है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, बालू के कण, पत्थर के कण और अलग अलग प्रकार के जो है मौजूद है। अब इस बालू के कण और पत्थर के कण ये सबको क्या बोलेंगे, अवांछनीय पदार्थ को गैंग बोलेंगे। लेकिन जब हम इस अवांछनीय पदार्थ को अलग कर देंगे इस धातु से, तो उसको बोलेंगे, उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग अयस्क का सांद्रण, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आया समझ बच्चों। आगे बात करते हैं निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन, वह विधि जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है, इसे निस्तापन कहते हैं। बहुत ही गजब का है बच्चों, जल्दी से आप लोग वीवीआई लगा दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ये आपका 2 नंबर या प्रश्न में आपका 2 से 3 बार पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार ऐसे भी पूछा है बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में कि निस्तापन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म की जाती है या फिर अनुपस्थिति में। तो आप लोग को याद रखना है बच्चों, हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर गर्म करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वह विधि जिसमें क्या होगा, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तो यहाँ पर अयस्क क्या हो जाएगा, ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे निस्तापन, कैल्सिनेशन, ठीक है। दूसरा प्रक्रिया है आपका भर्जन यानी कि आपका जारन। भर्जन जारन इसको बोलते हैं बच्चों, इसको रोस्टिंग भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर यह अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है बच्चों, मूलभूत अंतर को देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। निस्तापन में देखिए वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे थे, जबकि हम लोग जो भर्जन कर रहे हैं ये वायु की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उच्च ताप दे रहे थे, यहाँ पर ताप के बारे में नहीं बोला गया है, ज्यादा ताप मतलब कि एक नॉर्मल सा टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो निस्तापन जो होगा बच्चों, ये आपका कार्बोनेट अयस्क के लिए मौजूद होगा, उपयोग होगा, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अलग प्रकार से। लेकिन जो भर्जन या निस्तापन होगा ये हमेशा सल्फाइड अयस्क, किस प्रकार के अयस्क के लिए प्रयोग होगा बच्चों, ये आपका सल्फाइड अयस्क के लिए ये आपका उपयोग होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं निस्तापन और भर्जन में अंतर बच्चों। एक बार आपका ना निस्तापन और भर्जन में जो है अंतर आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम लोग थोड़ा सा एक बार अंतर को देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चों, तो देख लेते हैं बच्चों हम लोग निस्तापन और भर्जन में अंतर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से निस्तापन एक तरफ आप लोग को दे देना है जब भी इसके बीच अंतर पूछेगा, और एक तरफ भर्जन दे देना है। ये आपका हो गया कैल्सिनेशन, ये हो गया आपका रोस्टिंग। तो मुख्य रूप से निस्तापन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये तो अभी हम लोगों ने बात किया था। दूसरा में बात करेंगे हम लोग इस प्रक्रिया में क्या होगा, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से ये ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि जो आपका निस्तापन जो प्रक्रिया है बच्चों, ये ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि ये आपका जो सल्फाइड अयस्क है यानी कि जो आपका भर्जन प्रक्रिया है ये आपका सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निस्तापन किसे कहा था बच्चों, आपका सीधा सीधा आ गया था 2018 में 2 नंबर या प्रश्न के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। आइए आप फिर हम लोग वापस से वहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था मुख्य रूप से कैल्सिनेशन यानी कि आपका निस्तापन और भर्जन को दो प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे गालक। गालक किसको कहते हैं बच्चों, यानी कि आपका इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लक्स। तो भर्जित या निस्तापित से प्राप्त अयस्क में कोक मिलाकर गर्म करने पर अयस्क के अपद्रव पदार्थ को अलग कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग गालक कहते हैं। यानी कि जब हम लोग भर्जित यानी कि आपका भर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी या फिर आपका निस्तापन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो उससे जो हमको अयस्क प्राप्त होगा उसमें क्या मिला देंगे हम लोग, कोक मिला देंगे। कोक यानी कि आपका कोयला से जो प्राप्त होता है बच्चों, कोयला यानी कि उसको मिला देंगे और मिला करके फिर उसको हम लोग गर्म करेंगे, और उस गर्म करने से अयस्क के अपद्रव पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। यानी कि जो उसमें द्रव अवस्था में नहीं मौजूद है बच्चों, उसको अलग कर लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे गालक, ठीक है। आगे बात करते हैं धातुमल, किसको बोलेंगे सलेग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अघुलनशील अयस्क में द्रवावक पदार्थ मिलाकर अवद्रव को घुलित अवस्था में अयस्क से अलग कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग धातुमल कहते हैं। यानी कि जो आपका अघुलनशील अयस्क में द्रवावक पदार्थ जो मिला रहता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं मिलाकर अवद्रव को घुलित अवस्था में अयस्क से क्या कर लेते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं धातुमल। अब बात करते हैं स्मेल्टिंग यानी कि आपका परगलन। अयस्क के ऑक्साइड से कोक को मिलाकर गर्म कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, परगलन कहते हैं। यानी कि जो आपका ऑक्साइड अयस्क है उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, कोक मिला देंगे, और उसको हम लोग फिर गर्म करेंगे, और गर्म करने के पश्चात हम लोग जो है उससे धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे स्मेल्टिंग यानी कि आपका परगलन, ठीक है। आगे बात करते हैं धातु कर्म के सिद्धांतों के बारे में। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों, अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो प्लीज आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और आप लोग अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाई होती है। आपका मैथ हो,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जितना भी सोशल साइंस का आपका पार्ट है, हर चीज़ का, और किस प्रकार से आप लोग को कॉपी लिखना चाहिए एग्जाम में, किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम देनी है, सारा चीज़ों का यहाँ पर आप लोग को मुख्य रूप से प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोग को गाइड किया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए बात करते हैं धातु कर्म के सिद्धांत के बारे में, यानी कि आपका धातु कर्म के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्क को कई विधियों द्वारा उससे धातु प्राप्त किया जाता है। इसमें सम्मिलित सारी विधियों को धातु कर्म के सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जितने भी एक अयस्क से धातु प्राप्त करने के पश्चात जितनी भी क्रियाएं होती है बच्चों, इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, धातु के, यानी कि अलग अलग जो विधियां हैं उसको हम लोग बोलेंगे धातु के, यानी कि धातु कर्म के सिद्धांत। इसमें निम्नलिखित 3 विधियां प्रसिद्ध है, यानी कि मुख्य रूप से 3 ऐसी विधियां हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अधिक क्रियाशील धातुओं को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा उसके अयस्क से अलग कर लिया जाता है। यानी कि जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है बच्चों, तो उसको हम लोग आसानी से क्या करेंगे, सबसे पहले वैद्युत अपघटन कर लेंगे उसका, और वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या कर लेंगे, अलग से उस धातु को अलग कर लेंगे। जैसे आपका बहुत ही ज्यादा क्रियाशील में कौन आता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आपका कैल्शियम। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है आपका पोटेशियम और सोडियम का ज्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्य क्रियाशील, यानी कि जो आपका मीडियम है, बहुत ही न तो बहुत ज्यादा क्रियाशील है और न ही बहुत कम क्रियाशील है, यानी कि मध्य अवस्था में आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके अयस्क के अवद्रव से निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा क्या कर लेंगे, अलग किया जाता है। यानी कि आपका निस्तापन या फिर आपका उसका भर्जन प्रोसेस, अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था निस्तापन और भर्जन को, है ना। तो मुख्य रूप से इसमें कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, जिंक, आयरन या फिर आपका टीन इत्यादि। सबसे कम क्रियाशील, यानी कि आपका बहुत ही कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील धातुओं को भर्जन विधि द्वारा उसके अयस्क के द्रव से अवद्रव से अलग कर लिया था। जैसे आपका अर्जेंटम, यानी कि चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये 3 आपको मैंने बताया था। ये तीनों किस अवस्था में पाए जाते हैं, आपका जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, प्लेटिनम, सोना, बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, 2000 जो है 15 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा था कि आपका जो चांदी, सोना और जो प्लेटिनम है, इस प्रकार के पदार्थों का, इस प्रकार के धातुओं का उपयोग जो है मुख्य रूप से आभूषण के निर्माण में क्यों किया जाता है। 2 नंबर में पूछा गया है बच्चों, ये आपका जो है 2015 में। तो आप लोग को ध्यान रखना, ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम क्रियाशील होने के कारण ये जो है दूसरे पदार्थों से क्रियाशील नहीं करती है, और ये जो है क्षय नहीं होती है, इसमें जंग नहीं लगता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से आभूषणों के निर्माण में किया जाता है ना। आप लोग जानते हैं ना, चांदी, सोना, जितने प्रकार के अंगूठियां हैं, जितने प्रकार की महिलाएं आभूषण यानी कि आपका श्रृंगार के लिए सामान बनाती है ना, पहनने के लिए, तो उसमें मुख्य रूप से इन तीनों धातुओं का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे बात करते हैं धातु कर्म के उपक्रम, यानी कि मेथड्स ऑफ ऑब्टेन मेटल फ्रॉम मेटलर्जी। धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करने की सारे विधियों को धातु कर्म के क्या कहते हैं, उपक्रम कहते हैं। यानी कि ये आपका छोटा छोटा पॉइंट है बच्चों, जहां पर आपका क्वेश्चन बनता है वहां पर मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से उपक्रम में 4 आपका आएगा। एक सबसे पहले आएगा अयस्क का सांद्रण, उसके बाद सांद्रित अयस्क के को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, फिर उसके बाद धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, फिर उसके बाद धातु का शोधन। यानी कि 4 प्रक्रिया होगा। पहला प्रक्रिया में हम लोगों ने अयस्क को प्राप्त किया, अब उस अयस्क का क्या कर लेंगे हम लोग, सांद्रण कर लेंगे, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, अब उस जब सांद्रण कर लेंगे तो उस सांद्रित अयस्क को फिर हम लोग क्या कर लेंगे, धातु के ऑक्साइड में बदल देंगे, यानी कि आपका ऑक्साइड में बदल देंगे। ऑक्साइड में बदलने के बाद तीसरा अवस्था में उस ऑक्साइड अयस्क को मुख्य रूप से क्या करेंगे हम लोग, अपकरण विधि द्वारा या उससे निष्कर्षण करेंगे। फिर उसके बाद धातु का शुद्धिकरण कर लेंगे, तो हमारा हमको जो है शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहला उपक्रम है आपका अयस्क का सांद्रण, यानी कि आपका निम्नलिखित विधियों द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि अयस्क का जो सांद्रण है बच्चों, बहुत ही सारा विधि है, 4 से 5 विधियां हैं, उस इन सारे विधियों के द्वारा जो है अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जैसे पहली विधि है आपका हाथ से चुनकर, हैंड पिकिंग। दूसरा है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि, या फिर यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तीसरा आपका फेन प्लवन। चौथा है आपका गलनित पृथक्करण, और पांचवा है आपका चुंबकीय पृथक्करण, और छठा है आपका निक्षालन। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ना है, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है निक्षालन को, उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण को, फेन प्लवन, ये 3 आपको ध्यान रखना है। बाकी हाथ से चुनकर कभी भी नहीं पूछा जाएगा, गुरुत्व पृथक्करण भी नहीं पूछा जाएगा, और उसके बाद ये गलनित पदार्थ ये भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सी इंपॉर्टेंट है, ई इंपॉर्टेंट है, और आपका एफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीवीआई लगा दीजिएगा, ये आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है आपका हाथ से चुनकर, यानी कि आपका हैंड पिकिंग। अयस्क में उपस्थित अवद्रव यदि बड़े टुकड़े में हो या कंकड़ पत्थर मिला हो तो उसे हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। यानी कि कोई हमको अयस्क प्राप्त हुआ बच्चों, और उस अयस्क में मुख्य रूप से क्या हुआ कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जो है कंकड़ मौजूद थे। मान लीजिए
आपको मिला मान लीजिए किरोसिन का एक भंडार मिला, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ मिला था, उसमें कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ वहाँ पर जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मौजूद थे। अब वहाँ पर क्या कर लिया बच्चों हम लोगों ने, मतलब कि अगर कोई धातु, दो प्रकार की धातु रहती है और उसमें से ठोस पदार्थ रहता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से चुन करके अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका हाथ से चुनकर, यानी कि हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। बी नंबर दूसरा है आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस विधि में भारी अयस्क को हल्के अपद्रव से मिला लिया जाता है। इस विधि में एक मेड़ युक्त नाली से नाली नली पर से अयस्क को प्रवाहित करने पर अयस्क पेंदी में रुक जाता है तथा गैंग आगे निकल जाता है। यानी कि मान लीजिए क्या किया था बच्चों, इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण में यानी कि एक मेड़ बनाया था, इस प्रकार से मेड़ बनाया था और यहाँ से अयस्क को बार यहाँ से डाला जाता है, ठीक है, डाला जाता है यहाँ से। और उसके बाद इस मेड़ से क्या होता है, ये आपका जो आपका द्रव अवस्था में रहता है वो आपका सीधा चले जाता है, और जो आपका ठोस रहता है यहाँ पर आपका ऊपर में रह ही जाता है। तो इस प्रकार से गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा यहाँ पर आसानी से अलग कर लिया जाता है अयस्क को और उसमें उपस्थित गैंग को। आगे बात करते हैं फेन प्लवन विधि, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लोटेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिएगा। इस विधि में हल्के अयस्क को भारी अपद्रव से अलग किया जाता है। सबसे पहले अपद्रव युक्त अयस्क को एक नाद में डालकर पंप द्वारा वायु प्रवाहित करने पर झाग उत्पन्न किया जाता है। अयस्क हल्का होने के कारण झाग में मिल जाता है। इस झाग को अलग कर सुखा कर अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि में लेड जस्ता के सल्फाइड अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, ये जो विधि है इसमें हल्के अयस्क को भारी अपद्रव से अलग किया जाता है। यानी कि एक जो हल्का अयस्क है उसमें से जो उसमें उपस्थित जो अपद्रव है जो भारी प्रकार के, उसको अलग किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपद्रव युक्त अयस्क को एक नाद में डाल करके, एक मतलब कि बड़ा सा ले लेंगे, इसमें डाल देंगे और डाल करके फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें पंप द्वारा जो मुख्य रूप से इसमें वायु प्रवाहित कराया जाएगा। अब वायु प्रवाहित करने से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, झाग उत्पन्न होगा, और झाग उत्पन्न किसका होगा, तो वो अयस्क होगा जो आपका हल्का होता है। तो वो अयस्क झाग उत्पन्न होकर के क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इस झाग को क्या कर लेंगे हम लोग, ऊपर से छान लेंगे, यानी कि ले लेंगे पूरा सारा, और इस झाग को फिर क्या कर लेंगे, मुख्य रूप से अलग करके सुखा लेंगे, और इससे हमको क्या प्राप्ति हो जाएगी, अयस्क प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अयस्क से हमें धातु की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला है आपका गलनिक पृथक्करण विधि, यानी इसको बोलते हैं लिक्वेशन मेथड। इस विधि में अयस्क से अधिक द्रवणांक वाले अपद्रव को अलग कर लिया जाता है। इस विधि में अयस्क पिघली अवस्था में रहता है तथा अपद्रव ठोस अवस्था में रहता है, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से बात ही कह रहा है बच्चों गलनिक पृथक्करण, यानी कि गलनिक जो क्या होगा, गल जाएगा। तो विधि में क्या होगा, अयस्क जो है वो अधिक द्रवणांक वाले अपद्रव को अलग कर लिया जाता है। यानी कि आपका जो अयस्क का जो आपका गलनांक होगा वो कम होगा, जबकि उसमें जो उपस्थित अपद्रव होगा उसका गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जो अयस्क है उसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। तो अयस्क बहुत ही कम जो है टेम्परेचर पर गल जाएगा, और जो है उसमें जो ठोस पदार्थ मिला हुआ है वो गलेगा नहीं। तो जो गल जाएगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग, अलग कर लेंगे द्रव अवस्था वाले पदार्थ को, और वो हमारा अयस्क हो जाएगा। फिर उसका हम लोग क्या कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। आगे बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में जो है उस अयस्क को अपद्रव से अलग किया जाता है जिसमें अपद्रव या अयस्क दोनों में से कोई एक चुंबकीय हो। इसे दो पुली से बने तथा अचुंबकीय बेल्ट से व्यवस्थित मशीन से जो है अयस्क और अपद्रव के बुरादे को डालकर अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से कहना सेंस ये है बच्चों कि ये जो विधि है वैसे अयस्क के लिए उपयोगी होता है। यानी कि जिसमें चाहे तो आपका अयस्क जो है, चाहे तो वो अयस्क आपका चुंबकीय गुण वाला हो, या फिर उसमें जो मौजूद है पदार्थ गैंग अपद्रव, वो कम से कम दोनों में से कोई भी एक पदार्थ जो है आपका चुंबकीय गुण रखता हो, तभी हम लोग जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या करेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है एक बेल्ट पर, चुंबकीय जो बेल्ट है उस बेल्ट पर हम लोग डालेंगे, और ये आपका बेल्ट इस पर मतलब कि घूमेगा, और इस प्रकार से हम लोग जो है अयस्क को डालते रहेंगे बच्चों। और जो आपका चुंबकीय जो गुण वाला पदार्थ होगा वो बेल्ट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक गिर जाएगा, और जो आपका अचुंबकीय पदार्थ होगा वो आपका दूर जाकर के गिरेगा, जिससे हमारे जो है अयस्क और जो है अपद्रव दोनों अलग अलग हमको इसमें बाल्टियों में प्राप्त हो जाएगी आसानी से। लास्ट है आपका निक्षालन। इस विधि में अयस्क और अपद्रव का रासायनिक गुण अलग अलग होने के कारण इसे विलयन में डालकर अलग अलग यौगिक बना लिया जाता है, जिसे अपद्रव से अलग कर लिया जाता है आसानी से। यानी कि इसमें क्या होगा बच्चों, रासायनिक गुण अलग अलग होगा। तो मुख्य रूप से यही याद रखना है कि निक्षालन विधि में जो है अयस्क और अपद्रव का रासायनिक गुण अलग होने के कारण इसे क्या कर लेते हैं, विलयन में डालकर अलग अलग यौगिक बना लिया जाएगा। और उसके बाद मुख्य रूप से क्या करेंगे, यानी कि आपका मान लीजिए इसमें हम लोग ने अयस्क को डाल दिया, अब इसमें दोनों का गुण अलग अलग है, यानी कि अयस्क का अपना गुण है और आपका अपद्रव का अलग गुण है। अब इसमें कोई एक ऐसा पदार्थ डाल दिया जो आपका क्या कर लिया, अयस्क का जो गुण, जो अयस्क का पदार्थ था वो उस पदार्थ के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, और अभिक्रिया करके हमको क्या कर लिया, उस विलयन को अलग अलग कर लिया, अलग अलग करके फिर उससे हम लोगों ने क्या कर लिया, धातु के अयस्क को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जब हम लोग सांद्रण कर लेंगे तो सांद्रण अयस्क
को अब हम लोग क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड में बदल लेंगे। अब धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए मैंने ऊपर में बताया था दो प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया होती है बच्चों, सॉरी। एक होता है आपका निस्तापन और एक होता है आपका भर्जन, ठीक है। तो सांद्रित अयस्क को भर्जन या निस्तापन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना। सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट या आपका जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मुख्य रूप से जब भी कोई भी सांद्रित अवस्था हमको प्राप्त हो गया बच्चों, तो उसका चाहे तो हम लोग क्या कर लेंगे, भर्जन कर लेंगे, या फिर हम लोग क्या कर लेंगे, निस्तापन कर लेंगे। तो पहला में हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेट यानी कि जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी प्रकार से जिंक कार्बोनेट को गर्म किए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर जो धातु का क्या है, धातु अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ गया। तो हम लोगों को क्या करना, यही तो करना था, धातु के अयस्क को यानी कि जो सांद्रित अयस्क था उसको ऑक्साइड अयस्क में बदलना था। तो हमको ऑक्साइड में प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार से। अगर कोई सल्फर वाला होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, भर्जन कर लेंगे बच्चों। जैसे जिंक ब्लेंड, ZnS, गैलेना, PbS। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बार 4 बार पूछा हुआ है कि गैलेना किसका जो है अयस्क है। गैलेना जो है आपका सीसा यानी कि Pb का आपका अयस्क है। या आपका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया था कि यानी कि गैलेना का सूत्र क्या होता है, PbS, याद रखिएगा। सीने बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सीने बार HgS, ये भी आपका 2-3 बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो सीने बार किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है पारा का यानी कि आपका मरकरी का। और इसका सूत्र क्या होता है, HgS, इसको बोलते हैं सीने बार। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं आयरन पायराइड, FeS2, यानी कि आयरन के साथ क्या है आपका सल्फाइड अयस्क, यानी कि ये आपका सल्फाइड अयस्क का अगर होगा तो सल्फाइड अयस्क को हमेशा क्या करेंगे, हम लोग भर्जन करेंगे। भर्जन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। जबकि हम लोगों ने निस्तापन में क्या किया था, निस्तापन में क्या किया था, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है क्या, नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका जिंक ZnS है, जिंक ब्लेंड, तो ये आपका ऑक्सीजन के साथ अभी क्या करेगा, गर्म करेंगे तो बन जाएगा ये आपका ZnO, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से आपका जो गैलेना है ये भी बन जाएगा आपका PbO और उसके बाद बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से आपका जो सीने बार है HgS, ये भी आपका बन जाएगा Hg और SO2। देखिए ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा ये आपका धातु में प्राप्ति हो गई और इसको हमको शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। जब Hg प्राप्ति हो गया तो यही धातु है मुख्य रूप से, अब ये यौगिक फॉर्म में नहीं है ना, तो ये प्राप्त हो गया हमको शुद्ध धातु। उसी प्रकार से आपका आयरन सल्फाइड है, तो इसको हम लोग गर्म करेंगे तो बन जाएगा Fe2O3, जिसको बोलते हैं हेमेटाइट। इसको क्या बोलते हैं, Fe2O3 बच्चों होता है हेमेटाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऑक्साइड में प्राप्त हो गया, सारा जितना भी था ये आपका ऑक्साइड में प्राप्त हो गया है ना, ऑक्साइड में प्राप्त हो गया। तो इन ऑक्साइड का क्या करेंगे आगे, तो धातु के ऑक्साइड से आप क्या कर लेंगे, हम लोग धातु की प्राप्ति कर लेंगे। तो धातु की प्राप्ति करने के लिए हम लोग इसमें भी कुछ प्रोसेस, कुछ प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो पहला प्रक्रिया है उष्मा द्वारा अपकरण, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अवकरण करेंगे। मरकरी के अयस्क को उष्मा देने पर ऑक्साइड से मरकरी प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका मरकरी का अयस्क है बच्चों, सीने बार HgS, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है इसको गर्म करेंगे। किसके, यानी कि आपका मरकरी के अयस्क को उष्मा देंगे। उष्मा जैसे देंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, सीधा सीधा हमको मरकरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं रासायनिक अवकरण यानी कि केमिकल रिडक्शन। कभी कभी एल्युमिनियम और कार्बन के चूर्ण को अवकरण के रूप में प्रयोग कर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो आपका बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है बच्चों, तो उससे एल्युमिनियम की प्राप्ति करने के लिए एल्युमिनियम और कार्बन के चूर्ण को मिला दिया जाता है और उसका क्या किया जाता है, अवकरण कर लिया जाता है। और अवकरण करने के फलस्वरूप हमको धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं कार्बन के द्वारा अवकरण, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ है बच्चों जिसका अवकरण किसके साथ, कार्बन के साथ करने पर हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आपका आयरन ऑक्साइड है, इसके साथ कार्बन, क्योंकि कार्बन एक बहुत ही जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका अवकारक है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ है, कार्बन क्या है, अवकारक है या ऑक्सीकारक है, या दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन एक ऐसा अवधातु है, इकलौता एक ऐसा अवधातु है जो आपका अवकारक गुण होता है जिसके अंदर, बाकी जितने भी अवधातुएं होती है उसमें ऑक्सीकारक का गुण मौजूद होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से बन गया आपका आयरन, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का क्या करेंगे, अवकरण करेंगे, तो मुख्य रूप से बन गया आपका जिंक। इसी प्रकार से लेड ऑक्साइड के साथ बन जाएगा लेड, है ना। तो ये आसानी से हमको सारा धातुएं प्राप्त हो गया, ठीक है। अब एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण, कुछ ऐसी भी धातु है बच्चों जिसमें क्या करेंगे, एल्युमिनियम के द्वारा हमको अवकरण करना पड़ता है। जैसे आपका क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसके साथ एल्युमिनियम का अपकरण करेंगे तब बनेगा हमको क्रोमियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बन गया हमको क्रोमियम मिल गया शुद्ध धातु।
उसी प्रकार से मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि Mn3O4 जो है आपका, इसके साथ एल्युमिनियम का अपकरण कराने पर हमको जो है सीधे सीधे मैग्नीज प्राप्त हो जाती है। तो ये छोटे छोटे रिएक्शंस हैं बच्चों, इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री का मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ बच्चों कि केमिस्ट्री का जो जिन्होंने रासायनिक यानी कि रिएक्शंस को समझ लिया और फिजिक्स का न्यूमेरिकल को समझ लिया और मैथ का जो है फॉर्मूला का सही से अप्लाई कर लिया, तो उसको कोई भी बंदा नहीं रोक सकता है मैट्रिक में टॉपर होने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वैद्युत अपघटन द्वारा अपकरण यानी कि कुछ ऐसी भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यानी कि न तो कार्बन के साथ अपकरण की प्रक्रिया से होती है, न तो एल्युमिनियम, उसका सीधा सीधा क्या किया जाता है, वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो किसी वैद्युत संयोजक यौगिक के रूप में यदि कोई धातु का अयस्क प्राप्त होता है तो उसका जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है, अपकृत धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, वैद्युत अपघटन करेंगे। मैंने पहले भी बोला था ये आपका बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है सोडियम, तो आसानी से इसका वैद्युत अपघटन करने से हमको सोडियम की प्राप्ति हो जाएगी। ये टूट जाएगा सोडियम और क्लोरीन में। फिर ये आपका सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपना ले लेगा और लेकर के बनेगा सोडियम, यानी कि कैथोड पर जमा हो जाएगा। क्यों जमा होगा कैथोड पर, क्योंकि सोडियम पर होता है प्लस चार्ज और कैथोड पर होता है माइनस चार्ज। तो प्लस किसकी तरफ जाएगा बच्चों, माइनस की तरफ जाएगा, 100% है ना। उसके बाद जो क्लोरीन था, क्लोरीन माइनस, ये भी आपका क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दान कर देगा और अपने यानी कि पुराने वाले स्थान में आ जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, Cl+1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और ये एनोड पर जमा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल भी है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका Al जो है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी आपका उसी प्रकार से इसका भी वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका समाप्त होता है बच्चों यहाँ तक। आज यही तक रखते हैं बच्चों, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, ठीक है। आप लोग जो है अच्छी तरह से इन सब का प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो है इसका हम लोग लास्ट में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर सारा क्लियरिटी आप लोगों का प्राप्त यानी कि आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।